नमस्कार। नमस्कार। आज हम पृथ्वी की सतह के दो सबसे अहम हिस्सों महासागरों और महाद्वीपों की दुनिया में उतर रहे हैं। हाँ, और हमारे पास इसके लिए सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के कुछ अंश है। बिल्कुल। और हमारा इरादा है कि इनसे वो खास बातें निकालें जो हमें इस नीले ग्रह को, मतलब हमारी पृथ्वी को, बेहतर ढंग से समझने में मदद करें। जैसे जूल्स वर्न ने कहा था, महासागर ही सब कुछ है। ये बात सोचने लायक है। हाँ, सोचने वाली बात तो है, खासकर जब हम ये जानते हैं कि पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा पानी ही है। इसीलिए अंतरिक्ष से नीली दिखती है। तो चलिए देखते हैं कि ये विशाल पानी के भंडार और ये जमीन के टुकड़े, ये हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए क्या मायने रखते हैं। सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है वो यही नीला रंग है। ये नीलापन मतलब पानी की मौजूदगी। हाँ, इन विशाल जुड़े हुए जल भंडारों को ही हम महासागर कहते हैं। और बाकी जो लगभग 1/4 हिस्सा है वो जमीन है, भूरे रंग का दिखता है। बिल्कुल। और जमीन के इन बड़े लगातार फैले हुए हिस्सों को महाद्वीप कहा जाता है। पर क्या ये पानी और जमीन, मतलब महासागर और महाद्वीप, पूरी पृथ्वी पर एक जैसे फैले हुए हैं बराबर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम नक्शे देखें, जैसे स्रोत में भी एक चित्र है, तो साफ दिखता है। हाँ, मैंने देखा। उत्तरी गोलार्ध में जमीन ज्यादा है ना? बिल्कुल। उत्तरी गोलार्ध में जमीन का हिस्सा ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में पानी ही पानी है। और ये जो फर्क है, ये सिर्फ नक्शे पर दिखने वाली बात नहीं है, इसका असर भी होता होगा। बहुत गहरा असर पड़ता है पृथ्वी की जलवायु पर, मौसम के पैटर्न पर, हवा और पानी की धाराएं कैसे चलती हैं, ये सब इसी बंटवारे से जुड़ा है। अच्छा, और ये महासागर जो है, ये अलग-अलग हैं या सब एक ही हैं, जुड़े हुए हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, एक ही विशाल जल निकाय है, आप कह सकते हैं। तो फिर ये नाम क्यों है प्रशांत, अटलांटिक, हिंद? वो सीमाएं ज्यादातर पारंपरिक हैं, मतलब हमने अपनी सहूलियत के लिए बना ली हैं। कोई असली दीवार या रुकावट नहीं है। पानी तो सबके बीच बहता रहता है। समझ गई। तो 5 महासागर हम गिनते हैं, प्रशांत सबसे बड़ा, फिर अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और सबसे छोटा आर्कटिक। हाँ, और हिंद महासागर हमारे लिए खास है। भारत के पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ये सब उसी के हिस्से हैं। और ये उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया से घिरा है। सही कहा। और एक बहुत ही बुनियादी पर जरूरी बात इन महासागरों के बारे में। क्या? इनका पानी खारा है, लवणीय, मतलब हम इसे सीधे पी नहीं सकते। हाँ, ये तो है। ज्यादातर जमीनी जीव भी नहीं पी सकते। बिल्कुल। जो मीठा पानी है, पीने लायक पानी, वो नदियों, झीलों, जमीन के नीचे या फिर ग्लेशियर में जमा बर्फ के रूप में है। और वो कुल पानी का बहुत ही छोटा हिस्सा है। यहीं से वो जल संकट वाली बात आती है ना, पृथ्वी पर इतना पानी लेकिन पीने लायक कम। हाँ, बिल्कुल। ये विरोधाभास यहीं से पैदा होता है। मीठे पानी की उपलब्धता और उस तक हमारी पहुंच, ये असली चुनौती है। खारे पानी को साफ करना, वो डिसैलिनेशन जिसे कहते हैं। हाँ, डिसैलिनेशन, वो महंगा है और उसमें ऊर्जा भी बहुत लगती है। तो अभी वो बड़े पैमाने पर समाधान नहीं है। लेकिन महासागर सिर्फ पानी का भंडार नहीं है, उनमें जीवन भी तो है। अरे, जीवन का तो भंडार है, जबरदस्त विविधता है वहां। मैंने पढ़ा है, सतह से लेकर बिल्कुल अंधेरी गहराइयों तक हर जगह कुछ न कुछ है। हाँ, समुद्री शैवाल हैं, दूसरे जलीय पौधे हैं, ये वनस्पति जगत, फ्लोरा, ये भोजन श्रृंखला की शुरुआत करते हैं और ऑक्सीजन भी बनाते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन भी? हाँ, काफी मात्रा में। और फिर प्राणी जगत, मतलब फौना, हजारों तरह की रंगीन मछलियां, डॉल्फिन, बड़ी बड़ी व्हेल और न जाने कितने छोटे बड़े जीव। वाकई एक अलग दुनिया है वो। बिल्कुल, एक ऐसी दुनिया जिसके कई राज हम अभी भी नहीं जानते। अच्छा, पानी से जमीन पर आते हैं। महाद्वीप हम आमतौर पर 7 गिनते हैं। हाँ, 7 गिनते हैं, पर ये गिनती हमेशा इतनी सीधी नहीं रही है। कैसे? जैसे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को देखिए, बीच में पनामा की पतली सी जमीनी पट्टी से जुड़े हैं तकनीकी रूप से। हाँ, इस्थमस ऑफ पनामा। पर हम उन्हें 2 अलग महाद्वीप मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूरोप और एशिया को देखें। वो तो एक ही बड़ा जमीनी टुकड़ा लगता है नक्शे पर। हाँ, भूगर्भ शास्त्री उसे यूरेशिया कहते हैं। एक ही लैंड मास है, पर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वजहों से हम उन्हें 2 अलग महाद्वीप गिनते आए हैं।
तो ये गिनती थोड़ी सब्जेक्टिव है, मतलब नजरिए पर निर्भर करती है। हाँ, कुछ हद तक भूगोल, इतिहास, संस्कृति सब मिला हुआ है इसमें। लेकिन आमतौर पर जो 7 महाद्वीपों की सूची है, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, वही सबसे ज्यादा चलती है। अच्छा, एक मजेदार बात ओलंपिक के छल्लों से जुड़ी है, आपने बताया था। हाँ, वो 5 छल्ले 5 बसे हुए महाद्वीपों को दर्शाते हैं। अफ्रीका, अमेरिका, जिसे एक माना गया है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। अंटार्कटिका को छोड़कर, क्योंकि वहां स्थायी आबादी नहीं है। बिल्कुल। और आकार में देखें तो एशिया सबसे बड़ा लगता है नक्शे में। हाँ, एशिया सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। ठीक है। महाद्वीपों के अलावा वो छोटे जमीन के टुकड़े भी तो होते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरे होते हैं। हाँ, उन्हें द्वीप या आइलैंड कहते हैं। ये महाद्वीपों से छोटे होते हैं। हाँ, परिभाषा के अनुसार छोटे होते हैं और दुनिया में तो लाखों द्वीप हैं, छोटे छोटे भी, बड़े भी। सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रीनलैंड बहुत बड़ा है। और भारत के पास भी द्वीप है? हाँ, भारत के पास 1300 से ज्यादा द्वीप हैं। मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप। अच्छा, एक महाद्वीप है अंटार्कटिका, बिल्कुल अलग थलग, बर्फीला। हाँ, बहुत ठंडा, कठोर मौसम, लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत वहां सक्रिय है। बिल्कुल। 1981 से भारत का भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम चल रहा है। ओ, काफी पहले से। हाँ, पहला बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री 1983 में बना था। उसके बाद मैत्री और भारती नाम के स्टेशंस भी बने। वहां भारतीय वैज्ञानिक क्या करते हैं? मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर, भूविज्ञान, वायुमंडल, इन सब पर शोध करते हैं, पर्यावरण की निगरानी करते हैं। और वहां रहने की व्यवस्था, इतनी ठंड में? हाँ, वहाँ रहने के लिए आवास हैं, प्रयोगशालाएं हैं, संचार की व्यवस्था है, यहाँ तक कि एक डाकघर भी है। डाकघर, ये तो कमाल है। मतलब विज्ञान के लिए भारत कितना प्रतिबद्ध है, ये दिखता है। बिल्कुल। अब वापस महासागरों पर आते हैं। हमने उनके आकार, पानी, जीवन की बात की, लेकिन पृथ्वी पर जीवन के लिए उनका असली महत्व क्या है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है और जवाब भी उतना ही बड़ा है। देखिए, सबसे पहले तो वे जलवायु को नियंत्रित करते हैं, एक तरह से पृथ्वी के थर्मोस्टैट हैं। तापमान को संतुलित रखते हैं। हाँ, और जल चक्र, वाटर साइकिल, उसका तो वो अहम हिस्सा है ही। समुद्र से भाप उठती है, बादल बनते हैं और फिर महाद्वीपों पर बारिश होती है। जैसे भारत का मानसून, वो तो पूरी तरह समुद्र पर निर्भर है। बिल्कुल। अगर महासागर ना हो तो पृथ्वी शायद एक सूखा रेगिस्तान बन जाए। और आपने ऑक्सीजन वाली बात बताई थी। हाँ, कि आधी ऑक्सीजन समुद्री पौधों से आती है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए उन्हें कभी-कभी पृथ्वी के फेफड़े भी कह दिया जाता है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। और सोचिए, हजारों सालों से इंसान उन पर कितना निर्भर रहा है, यात्रा के लिए, व्यापार के लिए, भोजन के लिए। मछली पकड़ना कितना पुराना पेशा है। हाँ, और संस्कृतियों पर भी तो असर पड़ा होगा, तटीय इलाकों की कहानियों, देवी देवताओं में। बिल्कुल। समुद्र का जिक्र मिथकों में, कलाओं में खूब मिलता है। जैसे भारत में ही वैदिक देवता वरुण हैं, जिनका संबंध जल और समुद्र से है। हाँ, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य भी उन्हीं से जुड़ा है, शं नो वरुणा। सही, मतलब हे वरुण, हमारे लिए कल्याणकारी हो। ये गहरा रिश्ता दिखाता है। तो महासागर जीवन देते हैं, लेकिन उनमें विनाश की ताकत भी है, तूफान, चक्रवात। हाँ, ये उनकी शक्ति का दूसरा पहलू है। और एक और भयानक प्राकृतिक आपदा है, सुनामी। सुनामी, इसके बारे में सुना तो है, पर ये होती क्या है असल में? सुनामी असल में समुद्र के नीचे, मतलब समुद्र तल में, जब कोई बहुत शक्तिशाली भूकंप आता है या कोई ज्वालामुखी फटता है, तो उससे पैदा होने वाली विशाल लहरें होती हैं। लहरें, मतलब बड़ी लहरें? बहुत बड़ी। ये तट से हजारों किलोमीटर दूर पैदा हो सकती हैं, लेकिन जब ये सफर करके उथले तटीय पानी तक पहुंचती हैं, तो इनकी ऊंचाई बहुत बढ़ जाती है और ये जबरदस्त तबाही मचा सकती हैं। जैसे 2004 में हिंद महासागर में आई थी, वो बहुत भयानक थी। हाँ, 26 दिसंबर 2004 इंडोनेशिया के पास भूकंप आया था और उसकी वजह से उठी सुनामी ने भारत समेत 13 देशों में भारी तबाही मचाई। 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। भारत में भी अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, केरला, काफी नुकसान हुआ था। बहुत ज्यादा। उस आपदा ने हमें सिखाया कि हमें तैयार रहने की जरूरत है। क्या इसका अंदाजा लगाया जा सकता है? मतलब चेतावनी मिल सकती है? हाँ, अभी संभव है। तट से टकराने से पहले इसका पता लगाया जा सकता है।
अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स यानी पूर्व चेतावनी प्रणालियां मौजूद हैं। जैसे हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली। बिल्कुल, भारत भी उसमें सहयोग कर रहा है। ये सिस्टम भूकंप के आते ही संभावित सुनामी का पता लगाकर चेतावनी जारी कर देते हैं। तो लोगों को सुरक्षित जगह जाने का समय मिल जाता है। हाँ, वो कीमती समय मिल जाता है। और भारत में राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए भी काम करता है। ये अच्छी बात है कि हम कुछ हद तक तैयार हो सकते हैं। लेकिन एक और खतरा है जो शायद सुनामी जितना अचानक नहीं पर लगातार बढ़ रहा है, वो है इंसानी गतिविधियों से महासागरों को होने वाला नुकसान। हाँ, ये आज के समय की शायद सबसे बड़ी चिंता है। महासागर हमें कितना कुछ देते हैं, भोजन, दवाइयाँ, खनिज और पृथ्वी के पूरे इकोसिस्टम को संतुलित रखते हैं। पर हम उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। बुरी तरह। सबसे बड़ा खतरा तो प्रदूषण है, खासकर प्लास्टिक प्रदूषण। हाँ, वो तस्वीरें दिखती हैं समुद्र में तैरते प्लास्टिक की, भयानक लगती हैं। हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा नदियों से बहकर समुद्र में पहुंच जाता है। समुद्री जीव या तो उसमें फंस जाते हैं या उसे खाना समझकर खा लेते हैं। दोनों ही जानलेवा है। और दूसरे तरह के प्रदूषण भी तो हैं, केमिकल, तेल रिसाव। हाँ, औद्योगिक कचरा, खेती में इस्तेमाल होने वाले रसायन, जहाजों से तेल का रिसाव, यहाँ तक कि ध्वनि प्रदूषण भी समुद्री जीवन को परेशान कर रहा है। और वो जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ना, ओवरफिशिंग। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जब हम जरूरत से ज्यादा या गैर कानूनी तरीके से मछली पकड़ते हैं तो मछलियों की आबादी कम हो जाती है। इससे पूरा समुद्री भोजन का जाल बिगड़ जाता होगा। बिल्कुल, कई प्रजातियां खत्म होने की कगार पर पहुंच गई हैं। और ये सिर्फ समुद्री जीवन के लिए बुरा नहीं है, उन करोड़ों लोगों के लिए भी बुरा है जिनकी रोजी रोटी मछली पकड़ने पर चलती है। तो इन सब खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कुछ किया जाता है? हाँ, हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है ताकि हम याद रखें कि ये कितने जरूरी हैं और इन्हें बचाना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। सामूहिक जिम्मेदारी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, पृथ्वी के भविष्य के लिए और इंसानियत के भविष्य के लिए भी हमें महासागरों को बचाना ही होगा। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक जो मोटी तस्वीर उभर रही है वो ये कि पृथ्वी असल में एक पानी का ग्रह है। हाँ, नीला ग्रह। और ये महासागर और महाद्वीप ये सिर्फ नक्शे की लकीरें नहीं है, ये हमारी जलवायु, मौसम, भोजन, संस्कृति, यहाँ तक के हमारे होने को भी तय करते हैं। बिल्कुल, ये जीवन देते हैं लेकिन इनमें विनाश की शक्ति भी है। और अब विडंबना देखिए, हमारे अपने कामों की वजह से वो खुद खतरे में हैं। सही कहा। और ये हमें फिर से जूल्स वर्न की उस बात पे ले आता है, महासागर ही सब कुछ है। हमने देखा कि वो जलवायु नियंत्रित करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, भोजन देते हैं। हाँ, लेकिन शायद उनका महत्व इससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। क्या पता जीवन की शुरुआत ही वहीं हुई हो। ये भी एक थियरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारा भविष्य, क्या वो भी इन महासागरों के स्वास्थ्य से उतना ही गहराई से नहीं जुड़ा है? शायद उन तरीकों से भी जुड़ा है जिन्हें हम अभी पूरी तरह समझते भी नहीं। जैसे हम अक्सर सतह की या किनारों की बात करते हैं, लेकिन वो जो मीलों गहरी खाइयां हैं, वो जो अंधेरी दुनिया है समुद्र के नीचे, वहां क्या है? क्या वहां ऐसे राज हैं, ऐसे संसाधन हैं या ऐसी प्रक्रियाएं चल रही हैं जिनका असर हम पर पड़ता है पर हमें पता नहीं? सोचने वाली बात है। और क्या हमारे काम जैसे प्रदूषण या जलवायु परिवर्तन उन गहराइयों तक असर डाल रहे हैं? शायद सबसे गहरी समुद्री खाई और हमारे रोजमर्रा के जीवन के बीच कोई ऐसा अनदेखा धागा है, कोई कनेक्शन जिसे हमें समझने की जरूरत है और जल्दी समझने की जरूरत है।